नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज फिर आप सबका वाव इंडिया के प्रोग्राम आओ कुछ बात करें में। क्या है कि स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना हमेशा से हर किसी की चाहत रही है। अगर हम बहुत पीछे जाएं, जिसे हम आदिम युग कहते हैं, जब इंसान पेड़ों की छाल लपेटकर घूमता था या पशुओं के जो खाले हैं उनको लपेटकर घूमता था, तो उनमें भी एक स्टाइल होता था। और उसके साथ में जो महिलाएं होती थी वो बालों में कानों में फूल लगा लिया करती थी, तो वो उनकी ज्वेलरी बन जाती थी। और ये सब भी वो लोग इसीलिए करते थे कि वो खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहते थे। उसके बाद जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, तो मनुष्य ने पेड़ों के और पत्तों के, उनकी पत्तियों के और फूलों के रस निकाल करके उनके रंगों को एक मेकअप के सामान के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे हाथों की लाली हो गई, पैरों का महावर हो गया, नाखूनों की लाली, गालों की लाली, होठों की लाली, सब उनके ये इन सब फूल पत्तियों के रंग बिरंगे रसों से बनती थी। और अधिक आगे आइए तो इन्हीं चीजों से कॉस्मेटिक्स बनने शुरू हो गए, जिसे आज की तारीख में भी हर्बल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। वो इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमेशा से आप कितने भी पुराने चित्र उठा करके देख लीजिए, पेंटिंग्स उठा करके देख लीजिए, किसी ना किसी रूप में हर स्त्री पुरुष को आप एक देखेंगे कि वो अपने आप को स्टाइलिश दिखाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। भला कौन ऐसा होगा जो स्टाइलिश या खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? और लोगों के स्टाइलिश दिखने के इसी क्रेज ने कॉस्मेटोलॉजी यानी सौंदर्य प्रसाधन को आज एक बहुत बड़ा व्यवसाय बना दिया है। एक बात और कहना चाहेंगे हम कि खूबसूरत दिखना, स्टाइलिश दिखना, ये केवल एक इसको अगर शौक ही ना समझा जाए, बल्कि इसको एक आवश्यकता समझा जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि इंसान को प्रेजेंटेबल तो होना ही चाहिए। अगर उसको अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ना है, अपनी बात दूसरों के सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ रखनी है, तो उसको प्रेजेंटेबल तो होना ही चाहिए। तो इसलिए ये कोई बुरी बात भी नहीं है, बल्कि बहुत एक अच्छी बात है। आज आप देखिए कि कोई छोटे से छोटा शहर हो, बड़ा शहरों की तो खैर बात ही अलग है, हर गली कूचे में आपको ये ब्यूटी पार्लर, स्पा और कॉस्मेटिक क्लिनिक्स ये सब खुले हुए मिल जाएंगे। हालांकि उनमें कई दफा थोड़ा सा एक चीटिंग भी हो जाती है, क्योंकि पता नहीं लग पाता है कि जो इस काम को कर रहे हैं, जिस क्लिनिक में हम आए हैं, जिस ब्यूटी पार्लर में हम आए हैं, वहां जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं वो कितने अनुभवी हैं या उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। ये चीज अक्सर नहीं देखते हैं और किसी भी ब्यूटी पार्लर में घुस जाते हैं तो उसके फिर नतीजे भी अच्छे नहीं निकलते हैं, उससे कई दफा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये तो है कि ये जो कॉस्मेटोलॉजी जो है, ये आज की तारीख में एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में पनप रही है और इससे बहुत से लोगों को जॉब मिल रहे हैं। इसका कोर्स करते हैं, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनमें लोग क्वालिफिकेशन लेते हैं और उस क्वालिफिकेशन के बल पे उनको जॉब मिलती है, वो उनका करियर बन जाता है। और ये जो कॉस्मेटोलॉजी है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपके बालों की केयर के तक ही सीमित है या आपकी स्किन की केयर तक ही सीमित है। इसमें बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ तक कि आजकल जो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है वो भी कॉस्मेटोलॉजी का ही एक अंग है। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे साइंटिफिक ट्रीटमेंट हैं जिनको करके इंसान का रूप ही बदल दिया जाता है, उसको कुछ से कुछ बना दिया जाता है। इतने सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी थेरेपीज इस कॉस्मेटोलॉजी के अंतर्गत चल रही हैं। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे कि कॉस्मेटोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, जैसे हेयर स्टाइलिंग हो गया, ब्यूटी थेरेपी हो गया, नेल्स से संबंधित काम हो गया,
और तो और शैम्पू कराने के लिए भी हमने देखा है कि आजकल महिलाएं खास करके वो ब्यूटी पार्लर्स में जाती है, वहां जाकर के शैम्पू कराती है। तो इस तरह से डर्मेटोलॉजी भी एक तरह से कॉस्मेटोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे अपनी एक्सपर्ट के साथ। अब देखते हैं हमारी कल्चरल सेक्रेटरी लीना जैन ने आज किन्हें एक मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया है। तो आइए चलते हैं अपनी लीना जैन के पास। कैसी हो लीना? बिल्कुल बढ़िया पूर्णिमा जी, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल हिष्ट पुष्ट हैं, चुस्त दुरुस्त हैं, आपके सामने बैठे हैं। आज पूर्णिमा जी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत दिनों के बाद आपको बिंदी और लिपस्टिक में देखा है। भाई ऐसा है कि आज कुछ दिन ऐसा है कि हमने सोचा हम भी थोड़ी सी होठों पे लाली लगा लें, नाखूनों पे लाली लगा लें, बिंदी लगा लें, थोड़ा सा। हमारे लिए तो सजना संवरना यही है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आप अपने बाल कहाँ बनवा के आई हैं? ब्यूटी पार्लर में? नहीं, ये मैंने कुछ नहीं, बस नॉर्मल हेड वॉश और दैट्स इट। मैं तो पार्लर सिर्फ 2 काम के लिए जाती हूँ, या तो हेयर कट या हाँ। फिर थ्रेडिंग। इसके अलावा कुछ नहीं। और आजकल क्योंकि लॉकडाउन के बाद से कोविड की जो प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके बाद से मैं उसके लिए भी नहीं गई हूँ। तो हाँ, हम भी जाते थे तो सिर्फ अपने बाल कटाने के लिए जाते थे, क्योंकि अपने आप काटेंगे तो आड़े तिरछे कट जाएंगे, इसलिए ब्यूटी पार्लर चले जाना चाहिए। और एक बार थ्रेडिंग कराई थी तो भैया इतना दर्द हुआ, हमने कहा नमस्ते, हमें करानी नहीं थ्रेडिंग कभी। एक्चुअली वक्त की बर्बादी हमें लगता है कि हाँ, इससे अच्छा क्यों ना हम लोग घर पे अपने आप ही ये सब करना सीख जाएं, थोड़ा बहुत केयर कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट घर में जो अवेलेबल चीजें हैं, उन्हीं से हम अपनी खूबसूरती का ध्यान इतना अच्छे से रख सकते हैं, उसी से बिल्कुल उसको एनहांस कर सकते हैं। तो बाहरी कॉस्मेटिक्स या बाहरी क्रीम्स, लोशंस मार्केट भरे बिल्कुल पड़े हैं, और इनके साइड इफेक्ट्स इतने हैं पूर्णिमा जी, कि अगर बिल्कुल आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इनको यूज करते हैं, तो आपको फायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है, बिल्कुल। और पैसा कितना खर्च होता है वहां पर जाने में, और समय कितना लगता है। आप आने जाने की परेशानी सो अलग, ट्रैफिक की परेशानी सो अलग, है ना? और उसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स ये लोग बताते हैं कि इस क्रीम में मान लीजिए ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको पता ही नहीं है कि उसकी पोटेंसी उस क्रीम में कितनी है, और वो आपकी बिल्कुल स्किन एब्जॉर्ब कर भी पाएगी या नहीं। बिल्कुल, इसीलिए हाँ जी हाँ। और देखो ऐसा है कि स्टाइल, अभी हम अपने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि स्टाइलिश दिखना, खूबसूरत दिखना, प्रेजेंटेबल दिखना एक्चुअली बहुत जरूरी है आज की तारीख में, क्योंकि तभी आप सामने वाले को इम्प्रेस कर पाएंगे, अपनी बात समझा पाएंगे। वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो किस तरह से करना है, सोचने वाली बात ये है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम कॉस्मेटोलॉजी पे आज चर्चा करेंगे, तो बताइए जरा आपने किनको बुलाया है, और उनके बारे में कुछ बताइए। जी, आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर रितिका, एंड शी इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट विद ओवर 10 years of experience. अच्छा। And she has worked with No Marks, she has worked with Alps Skincare Clinic, and currently she is with Berkowitz. And ये बेसिक स्किन केयर की एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ जो इस एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोथेरेपी है, लेजर है, और पील्स वगैरह हैं, तो ये वो भी सब करती हैं। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हमारी स्पीकर हैं। तो चलिए हाँ, आज आपको उनसे मिलवाते हैं। चलिए चलते हैं। ओके। डॉक्टर रितिका, अभी अभी लीना ने आपका परिचय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाव इंडिया के इस प्रोग्राम आओ कुछ बात करें में। और जैसा कि क्योंकि आप खुद कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो इसी बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट आप हैं, तो कॉस्मेटोलॉजी में क्या क्या चीजें आती हैं, कि क्या क्या मतलब इसकी ब्रांचेस होती हैं?
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितिका है। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और पिछले 10 साल से मैं इस फील्ड में एज अ ब्यूटी एंड फिटनेस एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। और जिस तरीके से जो आपने बात पूछी कि बहुत लोग मुझसे यही बात पूछते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट में और कॉस्मेटोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता है जी। एक मोटे तौर पे कहा जाए तो सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, बीमारियां जो स्किन की बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करते हैं, और कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके डिसऑर्डर्स, जो बीमारी नहीं है, वो डिसऑर्डर्स जो आपकी स्किन पे, आपके ब्यूटी से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो डील करते हैं, उन्हें कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारी जगह पे पील्स हो रहे हैं, लेजर्स हो रहे हैं, स्किन लिफ्टिंग कराते हैं, बुटॉक्स कराते हैं, माइनर माइक्रो सर्जरीज होती हैं स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए। तो ये वो चीजें हैं जिनमें कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट डील करते हैं। और जहाँ पे आपकी प्लास्टिक सर्जरी की बात आती है या कोई बीमारी है, उस जगह पे डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, इसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट में और जो ये एक ब्यूटिशियंस होती हैं, हमारी जो ब्यूटी पार्लर्स में ब्यूटिशियंस होती हैं, इनमें क्या फर्क होता है बेसिक? देखिए, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले 5 इयर्स का बैचलर्स करते हैं, उसके बाद मास्टर्स करते हैं इस फील्ड में। जैसे कि मैंने मास्टर्स मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से किया है, तो उस मास्टर्स की जो अवधि होती है वो होती है 2 साल, और उसके बाद 3 साल आप किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं, किसी के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, और फिर आप अपनी जनरल प्रैक्टिस कहीं भी शुरू करते हैं। हालांकि ब्यूटिशियन का इस तरीके से हमारे देश में एक कोई पर्टिकुलर एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं निर्धारित की गई है। हाँ, जिसकी वजह से छोटे छोटे पार्लर्स में भी छोटे छोटे कोर्सेज करके 2 महीने, 6 महीने, साल भर के करके वो लोग अपना पार्लर खोल लेते हैं या कुछ इस तरीके का काम अपना खोल लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। बट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी चीज की होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। और होता क्या है कि आप अभी आप देखिए कि ब्यूटी पार्लर्स में जाइए, वहां पे वो कुछ दिन उन्होंने आईब्रोज बनानी सीखी, कुछ और छोटा मोटा काम सीख लिया, और उसके बाद जब वो किसी की मेकअप कह लीजिए या उसको ब्यूटी थेरेपी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके लिए आती हैं, तो कई दफा उसका नुकसान भी देखा गया है। बिल्कुल देखा गया है। आपको मैं बताऊं, आप मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो ब्यूटिशियन से काम कराते हैं और उसके बाद उनकी स्किन खराब हो जाती है, फिर वो आके उस चीज के लिए अपने पूछते हैं कि भाई कैसे ठीक करें। देखिए, किसी चीज को खराब करके ठीक करना मुश्किल होता है, बजाय कि उसको खराब ही ना होने दिया जाए। तो वो ज्यादा बेहतर है कि हम उसको पहले ही सेफ हैंड्स में रहें। हमेशा आप कोई भी स्किन, जैसे मेरे पास ब्राइड्स आती हैं, मैंने पहले डिस्कस मैंने भी किया था कि ऐसे ब्राइड्स आती हैं जो बाहर कुछ ऐसा कोई पील करा लेते हैं। आजकल हर जगह पे बहुत कॉमनली पील्स हो रहे हैं, लेजर्स हो रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, बर्न हो जाती है उनकी स्किन। तो ब्राइड के पास तो ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, और उसमें भी आपका बर्न हो जाए तो साइकोलॉजिकली भी वो परेशान, एक डिप्रेशन में आ जाते हैं। और दूसरी बात, फिजिकल तो जो लॉस है वो होता ही है, और कई बार हमारे हाथ में उस लॉस को हम नहीं पूरी तरीके से नहीं कंप्लीट पूरा हीलिंग कर पाते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है उतना। बिल्कुल। और कई बार स्किन इतनी लेवल तक डैमेज हो जाती है कि वो लॉस इरिपेयरेबल भी हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात आप कह रही है। केसेस देखे गए हैं जिसमें बाहर पील्स कराई गई हैं और वो पील्स से इतना ज्यादा लॉस हुआ है, इतना डीप डैमेज हो जाता है कि वो फिर सेल्स ही डैमेज हो जाता है, वो सेलुलर लेवल पे ही 100% डैमेज हो जाता है, जो कि अनरिपेयरेबल होता है। और अगर रिपेयर होता भी है तो उसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा, तो आपके पास तो बालों की प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग भी आते हैं, स्किन और बालों दोनों की समस्याओं से संबंधित
लोग पेशेंट्स आपके पास, पेशेंट ही कहेंगे हम, क्लाइंट नहीं हाँ कहेंगे, जी, आपके हाँ पास जी, आते होंगे, तो आप जी। थोड़ा सा अपने इस चीज के बारे में डिटेल में बताइए, क्योंकि हमें कोई आइडिया, लीना को शायद हो, हमें कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे ही बहुत सुंदर हैं तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। सुंदर तो है बिल्कुल। देखिए, मैं एक मोटे तौर पे हल स्किन की जो तरीका है, स्किन को बेहतर रखने का तरीका, मैं उससे शुरू करती हूँ कि किस तरीके से हम स्किन को बेहतर बना सकते हैं। स्किन को बेहतर रखने के लिए कुछ रिजीम, हम जिसको कहते हैं स्किन केयर रिजीम, उस जी। चीज को फॉलो करना एवरीडे वेरी एसेंशियल। लोग कहते हैं, मेरे पास आते हैं कि मैम हम 2-4 दिन कर लेंगे तो हो जाएगा। आप जो एक दिन खाना खा लेंगे तो क्या 4 दिन चलेंगे? वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको खूबसूरत दिखना है, खूबसूरत का मतलब मेकअप नहीं होता है, खूबसूरत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप को, आपने बाहर जाके कॉस्मेटिक थेरेपी ले लिया उससे नहीं, कोई भी चीज आपको बेहतर रखनी है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो बिल्कुल। आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे वो आपकी स्किन हो या आपके जी। हेयर हो, आपको मेंटेनेंस खुद ही करनी है। डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं, आपको बेहतर न्यूट्रिशनल वैल्यूज बता सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा कैसे दिख सकते हैं ये बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, बट बिल्कुल। करना आपका ही काम करना होता है। अपने आप ही पड़ेगा, बिल्कुल। आपको थोड़ा डॉक्टर पेन रितिका, कहते हैं जी। इस रिजीम को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगी, और अगर प्रैक्टिकल करके बता दें कि कैसे हम लोग अपने चेहरे को क्लीन जी करें और फिर कैसे हाँ। मॉइस्चराइज करें ताकि हमेशा हाँ, जो त्वचा है वो दमकती रहे। हाँ। देखिए, मैं ये चीज मैं डिटेल करूंगी क्योंकि मुझे भी लगता है कि जैसे लॉकडाउन का जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, हम घर से निकल भी नहीं सकते हैं, हमारे पास लिमिटेशंस हैं, तो हम घर में रह के ही अपनी स्किन को किस तरीके से पैम्पर करें, किस तरीके से उस रिजीम को फॉलो करें, मैं वही चीजें बताऊंगी। सबसे जी। पहले जो फर्स्ट डे इन द मॉर्निंग, जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपको करनी है वो है आपको फेस को वॉश करना। जी। फेस को वॉश करना है, कोई फेस वॉश नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ ठंडे पानी से को 4 से 5 बार हाथों वॉश करनी है कि वो पानी ठंडा हो। ठंडा का मतलब फ्रिज का पानी नहीं है, ठंडे का मतलब आपका हो सकता है कोई स्टोर्ड वाटर आप रखते हो, हाँ, स्टोर्ड वाटर आप रात में रखते हो, या आप किसी ग्लास में, जैसे हम पुराने जमाने में कहते थे ना, पीतल के ग्लास में या पीतल के कॉपर के ग्लास। ग्लास में, जी। जी, या जी। चांदी के ग्लास में, जो अवेलेबल हो, आप स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में रख सकते हैं। उस ये पानी, एक सर्दियों, जग पानी आप, ठंड में भी, सर्दी हाँ के मौसम। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड में भी जी। ये रात भर का रखा हुआ ठंडा पानी आपको यूज जी। करना है। गर्म पानी और बहुत ठंडा पानी दोनों ही हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाते। जी। दोनों ही चीजें नुकसान पहुंचाता है। अब आप कहेंगे कि इस पानी से होगा क्या? इस पानी से ये होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो थोड़े वक्त के लिए स्लो आउट हो जाएगा। जब स्लो होता है तो रिपेयरिंग बढ़ जाती है, हमारी त्वचा की खुद से रिपेयरिंग करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे क्या होगा कि जब रिपेयरिंग आप करेंगे तो अपने आप सेल्फ रिपेयर, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि आपकी जो स्किन है उसमें ग्लो आएगा, एक नेचुरल ग्लो, जो कोलेजन का लेवल है वो बेहतर बनेगा, वो बेहतर बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर जैसे ऑयली स्किन है, बहुत टीन एज में मोस्टली लोगों का कुछ रहता है कि भाई मेरा तो बहुत ऑयली स्किन है, मेरा तो क्लीन ही नहीं हो रहा है, मैं ठंडे पानी से तो धो रही हूँ तो वो ऑयलीनेस खत्म नहीं हो रहा, उसके लिए आप बहुत माइल्ड सोप ले सकते हैं, माइल्ड मेडिकेटेड सोप आप ले सकते हैं, जिसमें कि आप अगर आप घर की चीज यूज करना चाहें तो कच्चा दूध और बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छा क्लेंजर होता है। अगर आपकी ऑयली त्वचा है, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीशन होता है, पिंपल्स हैं, एक्टिव एक्ने हो रहा है, उसमें आप थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि घर का ही हो तो बेहतर है। उसके बाद अगर आपको फेस वॉश ही यूज करना है तो आप मेडिकेटेड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ही फेस वॉश यूज करें। जब भी आप फेस वॉश लें
हमेशा कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट लेते हैं, हमेशा देखें कि वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो। होता ये है पूर्णिमा जी कि हमारे देश में सब कुछ बिकता है, बिल्कुल। एवरीथिंग है ना। आप बिल्कुल। अगर आप मॉल में भी जाते हैं तो उनकी भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये इस प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है कि नहीं। ये हमारे देश का एक बहुत मतलब एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि है, जबकि ये यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। वहां पे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड अगर प्रोडक्ट नहीं है तो वो नहीं बिक सकता है, नहीं बिक सकता, बिल्कुल नहीं बिक सकता। वहां आप ब्लाइंडली प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट यहाँ आप ब्लाइंडली प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। आपको देखना चाहिए कि वो क्लिनिकली टेस्टेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी फेस को क्लीन करने की बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है आपका मॉइस्चर लेवल बनाए रखना। जी। मॉइस्चर लेवल, जी मॉइस्चर लेवल इन द सेंस सिर्फ मैं ऑयल या इनकी बात नहीं, मेरा कहने का मतलब है पानी का जो हाइड्रेशन, जैसे हमारी बॉडी हम कहते हैं कि 70% वाटर कंजम्पशन है हमारी बॉडी का, उसका इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए जब आप रात भर बहुत लंबे आवर तक 6-7 घंटे ने पानी नहीं पिया तो हमारी बॉडी वाटर डिप्राइव्ड हो जाती है, उसको पानी की कमी हो जाती है। तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए कम से कम आपको सुबह के 2 घंटे में 2 से 3 लीटर पानी पीना होता है। अब बहुत सारी मेरे पास टीनेजर्स आते हैं जो कहते हैं मैम हमसे तो पानी नहीं पिया जाता। उसमें भी थोड़ा सा है कि कंडीशंस और भी हैं, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप हनी वाटर ले सकते हैं, आप जीरा पानी ले सकते हैं। मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आप वाटर इन द फर्स्ट थिंग शुड बी इन द मॉर्निंग, कि आप वाटर से ही शुरुआत करें अपने दिन की। और एक मेजरमेंट में आप मतलब आपने 1 लीटर पानी ले रखा है तो आप 2 बार उसको 2 घंटे के अंदर, जो मॉर्निंग का टाइम है उस 2 घंटे में आप उसको फिनिश कर लें। और ये तो हमेशा से चला आ रहा है कि आपको रात को जग में पानी रखना है, सुबह उठ के सबसे पहले आपको उसको पीना है, पीना चाहिए। और मैं आपको एक छोटा सा टिप दूं, अगर आप मटका रख सकते हैं, मिट्टी का मटका रख सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। अभी न्यू ऑक्सफोर्ड की मेडिकल साइंस की न्यू रिसर्च में इंडियन डॉक्टर हैं जिन्होंने ये थीसिस वहां पे जब आज से 10 साल पहले डाला था तो किसी ने नहीं माना था, बट आज 10 साल बाद उसी थीसिस को बेस्ट थीसिस का अवार्ड मिल रहा है। रीजन बिहाइंड कि हमें ये समझ में आ गया कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे हेल्दी कैसे थे। तो हम वही ये एक विशेष सर्कल है, हमें वहीं पहुंचना है दोबारा, नेचर के नजदीक पहुंचना है। और आप जो लोग हैं ना वो अर्बनाइजेशन से दोबारा से वो रूरल उसमें जा रहे हैं वो। एक चीज और डॉक्टर रितिका, हमने फेस क्लीन कर लिया, मॉइस्चराइज कर लिया, इसके साथ साथ कई बार हम लोग बाजार के बने हुए एक्सफोलिएटर्स जो आते हैं वो यूज करते हैं, और उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कई बार इतने हार्श होते हैं, वो बोलते हैं कि वॉलनट है इसमें, ये है, और वो इतने हार्श होते हैं कि स्किन पूरा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप बताइए कि कोई भी स्क्रब अगर हम चूज करें तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है लीना जी आपने। मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं जो ऑयली स्किन है, जिनका ओपन पोर्स है, या एजिंग स्किन में हल्का हल्का पिगमेंटेशन आ रहा है, तो वो क्या सोचते हैं कि स्क्रब कर लेंगे तो वो साफ हो जाएगा। यस, है ना। तो एक्चुअली होता, जब आप स्क्रब करते हैं ना तो होता ये है कि जो सुपरफिशियली आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं ऑयल से, डर्ट से, वो क्लीन हो जाते हैं। तो फॉर सम टाइम हमें लगता है कि साफ हो गया हमारा स्किन, जबकि होता नहीं है ऐसा। अगर हम मेडिकली बात करें तो स्क्रब बहुत ही माइल्ड होना चाहिए। इनफैक्ट मेडिकल में तो स्क्रबिंग अवॉइड ही किया जाता है। अच्छा। कॉस्मेटोलॉजी में जो हम स्क्रब्स यूज भी करते हैं, स्किन केयर पे यूज करते हैं, वो पील बेस्ड AHA बेस्ड होते हैं, जिनमें कोई ग्रैन्यूल नहीं होता है।
ग्रैन्यूललेस, ओके, ग्रैन्यूल्स के बगैर जो पील्स होते हैं। आप अगर मेरे से लेमन वाली बात, अगर बिल्कुल नॉर्मल में बात करूं कि जो बाहर मार्केट में बहुत अच्छे ब्रांड्स है, मैं नाम नहीं लूंगी, उनके स्क्रब बच्चे मतलब बहुत डेली में वो लोग यूज करते हैं कि मेरा स्किन अच्छा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, या वो थोड़ा साफ दिखने लगता है। तो उसमें होता ये है कि जो ग्रैन्यूल्स जो उसमें होते हैं, वॉलनट ग्रैन्यूल्स या फिर एप्रिकॉट ग्रैन्यूल्स, वो हमारी स्किन को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट बताती हूँ, आप कभी उसको करके देखिएगा। आप कोई भी ग्लास की चीज ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, और उसके ऊपर उस स्क्रब को डाल के देखिए, जो भी स्क्रब आप यूज करते हैं उसको 5 से 10 मिनट के लिए आप उस सरफेस को रब करिए, और रब करके आप धो लीजिए। अगर उस पे स्क्रैचेस आ रहे हैं तो सोचिए वो आपकी स्किन पे कितने स्क्रैचेस। माय गॉड, आप जो भी स्क्रब यूज करते हैं, अभी जो आपके पास स्क्रब है, आप उसका ये टेस्ट करके देखिए। आप सोचिए कि अगर वो उतनी रफ सरफेस पे इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन छील के रख देगा स्किन को, तो वो छील के रख देगा। और इसी वजह से थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन पिंक नजर आती है, जो कि हमें उस वक्त तो बड़ी अच्छी लगती है, पर बाद में ये ब्लेमिश जो इतना सा होता है वो बढ़ के इतना हो जाता है, या यहाँ हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या बेस्ट यूज करें। तो मैं वही चीज बता रही हूँ कि आपको मेडिकली डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड जितने भी स्क्रब्स मिलेंगे, उनमें सिंथेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। वो ऐसे ग्रैन्यूल होते हैं कि आप जब उनको हाथ पे लेंगे और उनको प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल दब जाएंगे, वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे। उस तरीके का स्क्रब, अगर जो आप स्क्रब यूज कर रहे हैं अगर वो उस तरीके का है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपका स्क्रब वैसा नहीं है तो आप उसको अपने किट से हटा दें। और पहले जो दादी माँ के नुस्खे होते थे, जैसे बेसन का बटना हो गया, ये सब चीजें हो गई, दही हो गया, बेसन में दही मिला के, हमारे ख्याल से वो सबसे ज्यादा सुरक्षित सेफ चीजें हैं। बिल्कुल सेफ चीजें हैं। इनफैक्ट जो हम बेसन जो है, बेसन और दही का जो कॉम्बिनेशन है, या बेसन, दूध और हल्दी, अगर आप उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दे रहे हैं तो उससे अच्छा डिसइंफेक्टेंट, उससे अच्छा स्क्रब कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल पार्लर्स में डॉक्टर रितिका जब मेकअप के लिए जाते हैं तो उससे पहले एक प्री ब्राइडल वगैरह होता है, उसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही होती है कि बेसन हल्दी नहीं लगाना है, नहीं तो हमारे पास मेकअप के लिए मत आना। नहीं, आपको मैं लीना जी मैं इसका भी आपको रीजन बताती हूँ। क्या रीजन है? जो हल्दी हम लोग घर में यूज कर रहे हैं वो सिंथेटिक हल्दी है, वो मार्केट से वो मार्केट से बनी हुई हल्दी है। जो पहले हल्दी लगा करती थी वो कच्ची हल्दी हुआ करती थी, चक्की की पिसी हुई, चक्की की पिसी, एक रस्म जिसमें बुआ हल्दी पीसा करती थी और फिर वो लगा करती थी, हालत बांध जिसको बोलते थे। और हालत बांध का मकसद भी ये था कि पूरी स्किन पे ग्लो आ जाएगी। और हालत बांध में जो चीजें होती थी, बेसन, हल्दी, जौ का आटा, सरसों का तेल, ये सारी ये सब हुआ करती थी। वो वाकई बहुत बढ़िया बटना होता था। और 15 दिन में लड़की ऐसे चमकने लगती थी कि सब कहते थे कि भैया क्या लगा लिया। बिल्कुल। दूध चिरौंजी, एक दूध चिरौंजी जो मतलब दूध चिरौंजी मतलब जब हमारी शादी होने वाली थी मेरी, तो मेरी नानी ने बनारस से वहीं से मम्मी को रोज ये दूध चिरौंजी खाना है, दूध चिरौंजी लगाना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घर में जो बड़ों का और जो पहले के जो रस्में और रिवाज थे वो बहुत अच्छे थे। होता ये है कि अभी जो ये इस तरीके हल्दी का जो रस्म होती है उसमें ये सिंथेटिक हल्दी जब लगा देते हैं तो कई बार लड़कियों के दाने निकल आते हैं। और वो हल्दी होती है शादी से 2-3 दिन पहले, अब वो 15 दिन वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है। एक दिन या 2 दिन पहले, तो उस टाइम क्या होता है कि ब्यूटिशियन के पास भी वो उसको कंसील करने का वक्त नहीं रहता, तो वो इसलिए मना करते हैं कि आप हल्दी ना लगाएं। बट अगर आप हल्दी लगा सकते हैं, कच्ची हल्दी आप ला सकते हैं और लगाते हैं, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। बिल्कुल,
ये रीजन एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें हल्दी लगाई गई, सिंथेटिक हल्दी मार्केट वाली डाली, और वो लगाते ही ब्रेकआउट्स आ गए। हाँ, वो तो एकदम से जलन कर देगी वो तो पूरी स्किन में। आपको मेरे पास एक केस आया था, मैं वेलेंशिया द्वारका में थी, और उस लड़की की उस दिन हल्दी हुई, और हल्दी के 10-15 मिनट में उसकी पूरी शरीर में जलन होने शुरू हो गई, उसके पूरा ये रेड हो गया, हाथों में रेड हो गया। वो भाग के उसकी मदर मेरे लेके आई, उस वक्त मैं क्लिनिक में थी, उसने मुझे दिखाया, छोटे छोटे दाने पूरा भर गया उसका। 2 दिन बाद उसकी शादी थी, और वो ऐसे रो रही लड़की। और फिर जब हमने पता किया जब पूछा, तब यही पता चला कि भाई सिंथेटिक मार्केट वाली, हमने तो बहुत अच्छी ब्रांड वाली हल्दी ली थी, मैं ब्रांड का नाम नहीं कहूंगी, पर हमने बहुत अच्छी ब्रांड वाली हल्दी ली थी, हमने उसे लगाया। ठीक है। और ये हमने लगाया, तो उससे हमारे ब्रेकआउट्स हो गए। बट ये था कि वो बहुत टाइम पे आई थी, हमने काफी हद तक सबसाइड करने की पूरी कोशिश की, पर देखिए 100% किसी भी चीज को ट्रीट करने में वक्त लगता है। बिल्कुल। एक और चीज है डॉक्टर रितिका कि ये तो बात हुई क्लेंजिंग की और मॉइस्चराइजेशन की, लेकिन एज के साथ साथ चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ने लगती हैं, उसको किसी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है? जी देखिए, एजिंग एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि अगर आप एजिंग में जा रहे हैं, अगर आप 30-35 प्लस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी स्किन पे फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती हैं। और फाइन लाइंस आने से होता ये है कि धीरे धीरे वो विजिबिलिटी आने लगती है। जैसे आप स्माइल कर रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको वहां पर आने लग जाएगी। क्रो फीट, जिसको हम नॉर्मली मेडिकल लाइन में बोलते हैं, आपके यहाँ पे थोड़ा सा आपको सैगिंग नजर आने लगेगी। बिल्कुल। यहाँ नेक पे, नेक फोल्ड, सबसे पहला जो एजिंग फैक्टर आता है वो नेक फोल्ड्स में आना शुरू होता है। तो इन सब चीजों को कोई बात नहीं, सबको पता है कि घर में अब छोटे छोटे बच्चों के साथ तो यही है। बिल्कुल जी। तो मैं ये कह रही, तो एजिंग के लिए हम कुछ चीजें जो है, देखिए अगर आप 20 साल से 25 साल की उम्र से ही थोड़ा सा अपनी स्किन को ध्यान देना शुरू कर दें, तो आप एजिंग को डिले कर सकते हैं। डिले इन द सेंस कि देखिए, जो 50 साल की उम्र में होना है वो होना है, बट मैं अपनी प्रैक्टिस में कहती हूँ ब्यूटीफुल एजिंग, ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल एजिंग, वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और झुर्रियां तो आएंगी, क्योंकि एज फैक्टर है, वो आएंगी। मैं कभी नहीं कहती कि आप रिंकल लिफ्टिंग कराएं, आप एक्सेसिव बुटॉक्स करवाएं। देखिए, आपका फील्ड अगर वो नहीं है, अगर आपको बुटॉक्स की जरूरत है तो जरूर कराएं, बुटॉक्स की जहाँ जरूरत है वहाँ आप जरूर कराएं। बट अगर आपको बुटॉक्स की जरूरत नहीं है तो आप उस चीज पे मत जाइए, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ता है। किसी भी चीज को आप शुरू करते हैं तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार बुटॉक्स ले लिया और वो लाइफ लॉन्ग के लिए चलता रहेगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आपका स्किन केयर रिजीम, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मॉर्निंग में आपको ये करना है, उसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन, जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन की भी जरूरत है। प्रोटेक्शन इन द सेंस, आपको अच्छे लेवल पे हाइड्रेशन करना है, आपको बहुत अच्छे लेवल पे हाइड्रेशन करना है। आपकी स्किन ड्राई नहीं रहनी चाहिए, वो हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। अगर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है स्किन पे, तो आप तभी उसको क्लीन करके फटाफट मॉइस्चराइजर लगाइए। लेडीज की प्रॉब्लम ये होती है कि हम किचन में जब काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम किचन में काम कर रहे हैं और कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लगाएंगे, और वो हीट जो आपके गैस से, आपके चूल्हे से जो हीट वो डैमेज करती चली जाती है। एवरी टाइम आप जब वहाँ गैस में गर्म में खड़े होते हैं
वो एवरी टाइम आपकी स्किन को डैमेज कर रही होती है। तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन, हम कहते हैं कि हम तो पूरे दिन घर में रहेंगे तो सनस्क्रीन क्यों लगाएं? सनस्क्रीन आपकी त्वचा को बचाती है, आपकी त्वचा को प्रोटेक्शन देती है, इसलिए सनस्क्रीन आप सुबह के टाइम और एक बार दोपहर के टाइम जरूर लगाएं। जी। एक बात यहाँ पर हम सनस्क्रीन को लेकर के आपसे करना चाहेंगे, क्या है कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, हमारी बोन्स के लिए जो सन के सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कुछ देर धूप में जाके बैठना, सन बाथ जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। अब अगर हमने सनस्क्रीन लोशन लगा लिया तो वो चीज तो हमको नहीं मिल पाएगी। ये चीज हम आपसे कंफर्म। जी। जो सन रेज हमारे लिए अच्छी होती हैं वो सुबह 9 बजे तक की ही होती हैं। 9 बजे के बाद, 8 या 9 बजे के बाद यूवीए और यूवीबी रेज बहुत तेज हो जाती हैं। वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक होती हैं और उससे हमारी स्किन पे कैंसर सेल्स भी डेवलप हो सकते हैं। जिनके लिए प्रोटेक्शन जनरेट करना बहुत जरूरी है, जिनके लिए प्रोटेक्शन जनरेट करना बहुत जरूरी है, और वो प्रोटेक्शन हमें मिलता है सनस्क्रीन से। जी जी जी। सनस्क्रीन और सनब्लॉक में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। सनस्क्रीन और सनब्लॉक, बिल्कुल, एसपीएफ का जो फैक्टर होता है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपका एक बेसिक एसपीएफ 15 जिससे कि सनस्क्रीन शुरू होती है जी, वहां से लेके आपको 100 तक एसपीएफ यूज होता है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। उसका मेन एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है, अगर वो आपका 15 है तो 15 का मतलब है कि वो आपके लिए 1 घंटे का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ओके। अगर वो 50 है तो 50 का मतलब है कि वो आपको 4 घंटे का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसी अकॉर्डिंग अगर आप रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, आप बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोज, आप मार्केटिंग किसी इस टाइप के बिजनेस में है, कोई बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपना बेस्ट एसपीएफ जो है उसको चूज करें। और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, जैसे कुछ ब्रांड्स में आपको नाम बता देती हूँ, जिसमें कि न्यूट्रोजिना एक बहुत अच्छा ब्रांड है, न्यूट्रोजिना पे आप जा सकते हैं। आप सिटाफिल एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो डर्मेटोलॉजिकली, ये वो ब्रांड्स है जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। जी। सन क्रॉस है, सन बैन है, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप नॉर्मली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इनका आता है। इसमें आपको विटामिन ई भी ऐड ऑन होता है इन सनस्क्रीन्स में, जो कि मॉइस्चराइजेशन लेवल बना के रखता है। अच्छा, हमें एक चीज और यहाँ विटामिन ई पे हम बीच में रोक रहे हैं। एक हमारी परिचित हैं, उनको हमने देखा कि वो विटामिन ई का जो कैप्सूल है ना, उन्होंने उसको तोड़ा और उसको उन्होंने ऐसे करके और उन्होंने उसको ऐसे ऐसे किया हाथ पर, उन्होंने उसको स्किन पे लगाना शुरू किया। हमने कहा आप ये क्या कर रही है? बोली नहीं, ये स्किन को बड़ा अच्छा ग्लो ला देता है। ऐसा कुछ है? देखिए, विटामिन ई जो कैप्सूल इवियन की आप बात करें, जो हरे रंग की कैप्सूल मिलती है मार्केट में, बेसिकली वो एडिबल होते हैं, वो इनटेक करने के लिए होती है। वो बनी उसका जो माइक्रो जो फार्मेसी उसकी जो है वो इनटेक की है फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग। बट कई लोगों को पार्लर्स में भी देखा गया है, वो उसमें ऐड कर देते हैं। होता ये है कि वो विटामिन ऑयल की तरह है, जिसको स्किन पे लगाने से अगर कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। अच्छा, नुकसान भी नहीं है। ओके, नुकसान भी नहीं है। वो एक मॉइस्चराइजर, जैसे आप एक ऑयल लगाते हैं विटामिन ई ऑयल, अगर आपकी स्किन को सूट कर जाए तो वो अच्छी बात है, ठीक है, बट वो बनी खाने के लिए है, लगाने के लिए। अगर आप उसको खाएंगे, जी लगाते, बहुत से लोग लगाते हैं, मैंने पार्लर्स में देखा है, वो पूरा पैक में मास्क में यूज करते हैं। बट अगर आप विटामिन ई लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉस्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन ई ऑयल्स आते हैं। अच्छा, उनको अगर आप इस्तेमाल करें, या फिर बादाम का तेल जो प्योर 100% बादाम का तेल, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बना ही ऐसे मॉलिक्यूल से जिनको कि हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर सकती है।
बिल्कुल विटामिन ई, जी विटामिन ई कैप्सूल में जो विटामिन है वो एब्जॉर्ब ऐसे लगाने से नहीं करेगी, वो खाने से एब्जॉर्ब करेगी। जब आप उसे खाएंगे तो हाँ, जो खाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी नरिश होगी, पूरी बॉडी में जो है वो आपका नरिशमेंट जाएगा। इंस्टेड ऑफ आप उसको लगाएं, आप उसको खाएं, वो ज्यादा बेहतर है। और लगाने के लिए, हाँ लगाने के लिए आप विटामिन ई ऑयल का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो बादाम रोगन तो बहुत ही खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, मसाज के लिए भी, बस से बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है। बहुत ही अच्छा ऑयल है। और मेरे हाँ जी ख्याल से यूनानी, ये जो एक यूनानी मेडिसिन है जो जी कि 100 साल पूरे कर चुकी है, 100 जी साल पूरे कर चुकी है। और ये इतनी सेफ है कि मेरे जो दोस्त आयुर्वेदिक या नेचुरोथेरेपी में भी हैं वो भी ये कहते हैं कि इसको तो तुम आंख बंद करके न्यूबॉर्न बेबी के भी हाँ लगा सकती हो। तो बिल्कुल वो इतनी सेफ है, वो इतनी सेफ है बिल्कुल कि आप उसको किसी भी चीज में, आप उसको दूध में, आप उसको फीडिंग मदर है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, अगर फीडिंग मदर है वो कहती है कि भाई मेरे रैशेस हो रहे हैं और आप फीडिंग मदर है तो उसमें बहुत सारी चीजें कॉस्मेटिक्स की आप नहीं यूज कर सकते और नहीं करनी चाहिए, करनी भी नहीं वहां पे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल विटामिन ई ऑयल का, और विटामिन ई ऑयल ना हो तो कोकोनट ऑयल का आप इस्तेमाल कोकोनट ऑयल करिए। बहुत सेफ है, और खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, लगाने ड्राई के के लिए, हर चीज के लिए। अगर आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है जी तो उससे बेहतर खाने के लिए, बनाने के लिए, लगाने के लिए कोई चीज नहीं है। आप बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को भी उससे मसाज दे सकते हैं और एक बिल्कुल एल्डरली 80 साल की इंसान को भी आप उससे मसाज सेफली दे सकते हैं। उससे एक बिल्कुल साइड इफेक्ट अभी तक इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं कभी मेडिकली रिकॉर्ड नहीं किया गया है। जी तो जी ये वो विटामिन हैं जो विटामिन ई, जैसे आपने बात करी तो मैं थोड़े से विटामिन के बारे में और थोड़ा बताती हूँ आपको कि एक बहुत एसेंशियल विटामिन होता है विटामिन ए, जी जो हमारी, जी विटामिन ए जो हमारी स्किन के लिए, स्पेशली जो हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, ये जो आंखों के इर्द गिर्द की जो मसल्स होती हैं इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर हमारे खाने में वो हमें नहीं मिलता क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें हम रिफाइंड यूज करते हैं। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो घी में मिलता है पर घी हम इस्तेमाल नहीं करते कि मोटे हो जाएंगे, जो कि कॉन्सेप्ट बदल रहा है अब धीरे धीरे। अब नई रिसर्चर्स कहते हैं कि आपको 2 चम्मच घी रोज जरूर खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए। बिल्कुल रोज खाना, आप उसी में पकाएं और उसी में खाएं, अगर बेहतर अगर बिल्कुल हो सकता है तो वो खाएं। पर अभी क्या है कि ये चेंजेस आने में शायद वक्त लगेगा, पर रिफाइंड में ये चीजें नहीं होती, रिफाइंड तो जिसकी वैसे वजह भी नुकसानदेह है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सिंथेटिक ऑयल है, वो एक सिंथेटिक सिंथेटिक, ऑयल है आपकी बॉडी जिस चीजों से बनी है, जिसको हम 5 तत्व बोलते हैं, अगर आप बिल्कुल उनसे रिलेटेड मूंगफली का तेल अगर आप खा रहे हैं तो फिर भी बेहतर है। पर अगर आप सोयाबीन का जो ये तेल बोला जाता है, वो सोयाबीन का तेल या राइस ब्रान ऑयल, जब आप नॉर्मली भी, आप एक नॉर्मल सी बात है, आप खुद भी उसमें एक्सट्रैक्ट करके देखिए कितना % आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 1 भी % आपको नहीं मिलता है। नहीं तो मिलता वो है, बनाने की जो, हाँ वो सब कुछ सिंथेटिकली मेड ऑयल्स हैं, और सिंथेटिक ऑयल से, जी सिंथेटिक ऑयल से आप जितना दूर रहें उतना ही अच्छा रहता है। जी इनफैक्ट बिल्कुल बेबी ऑयल भी, इनफैक्ट जो बेबी ऑयल भी होता है, जो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, अभी 3 साल पहले उन ब्रांड्स में बहुत FPO और WHO ने उनको भी बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी आज तक ये नहीं बताया था कि वो इंग्रेडिएंट्स में क्या डाल रहे हैं। और जब उनकी इंग्रेडिएंट्स की पड़ताल करी गई तो पता चला कि उसमें तो सिंथेटिक चीजें डाली जा रही थी, बताइए। जो कि कितना, सोचिए कितना नुकसानदायक है ये चीज। एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम आंख बंद करके उन ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं और वो इतना इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो डॉक्टर रितिका, बहुत सारी बातें आज आपसे हुई। आप ये बताइए, आप प्रैक्टिस कहाँ करती हैं, और कोई आप तक पहुंचना चाहे तो अपना फोन नंबर एक बार आप जरूर बताइए। जरूर जी, मैं बर्कोविट्ज स्किन एंड हेयर क्लिनिक है, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन के सारे आपके ट्रीटमेंट्स में डील करते हैं, मैं उसमें प्रैक्टिस करती हूँ।
बट अभी कोरोना की वजह से क्लिनिक सारे शट बैक हैं, डॉक्टर्स वहाँ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मिलना चाहते हैं, जो पेशेंट, वो मुझे घर पे मिल सकते हैं। वसुंधरा सेक्टर 19 में मेरा घर है, जहाँ पे मैं पेशेंट्स देख रही हूँ। आप वहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, आपको ऑक्सीजन थेरेपी से लेके सारी चीजें हैं। और मुझे ऑनलाइन भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर है 9520363999। बिल्कुल ठीक है, तो हम समझेंगे कि अब दर्शकों को बड़ा अच्छा लगा होगा और आपसे संपर्क करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक सेशन हमें लगता है और रखना पड़ेगा आज। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेशन और रखना पड़ेगा। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे विदा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना इसका मेंबर बनाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर रितिका, जिन्होंने बहुत सारी टिप्स हमें दी स्किन के केयर के लिए, कि हम किस तरह के प्रोडक्ट्स ना यूज करें, किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करें। होममेड प्रोडक्ट्स हो तो ज्यादा अच्छा है, जो कि घर में उपलब्ध सामानों से, बेसन, हल्दी वगैरह से बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया, वो था कि हमें सुबह उठ के सबसे पहला काम 2 लीटर पानी पीने का जरूर करना है। पहले अपना चेहरा वॉश करें ठंडे पानी से, और उसके बाद में 2 लीटर पानी सुबह सबसे पहला हमारा जो मील कह लीजिए, जो ड्रिंक कह लीजिए, जो है वो यही होना चाहिए, 2 लीटर पानी। इससे हमारे शरीर में नमी बनी रहेगी, जो सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, पूरे हमारी बॉडी पर उसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। आशा है आपको ये आज का जो हमारा डिस्कशन था, ये आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर जानकारियां मिली होंगी। अगली बार फिर हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।